हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय केमिस्ट्री ट्यूटर। आज मैं लेके आई हूँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यूनिट 1, दैट इज यूनिट 1 ऑफ क्लास 12 और यूनिट 1 क्लास 12 का है सॉलिड स्टेट्स। तो भाई हम सबसे पहले बात करेंगे, हम सब हर एक यूनिट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट 1 की, सॉलिड स्टेट की। आज की इस वीडियो में मैंने सिर्फ कुछ ही क्वेश्चंस जो हैं वो ऐड किए हैं। डे बाय डे हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को क्या करेंगे, इंक्रीज करते जाएंगे और उनका डिफिकल्टी लेवल जो है वो भी बढ़ाते जाएंगे। तो चले नजर डालते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है जी, विच इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स। इनमें से कौन सी सॉलिड्स की प्रॉपर्टी नहीं है। तो ऑप्शन की तरफ अगर नजर डालें तो ऑप्शन 1 कहता है सॉलिड्स आर ऑलवेज क्रिस्टलाइन इन नेचर। बी पार्ट कह रहा है सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। ऑप्शन सी बोल रहा है द डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स इज वेरी स्लो। एंड लास्ट वन इज सेइंग सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। तो भाई हमें पहचानना है कि इन चारों में से कौन सा सही है और कौन सा हमें ये बता रहा है कि भाई मैं सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं हूं। तो भाई हम सबको देख लेते हैं एक बार। तो पहला मैं पॉइंट देखूं अगर, तो वो कह रहा है कि सॉलिड्स हमेशा क्रिस्टलाइन ही होंगे। तो अगर आप लोगों ने सॉलिड स्टेट को पढ़ लिया है अच्छे से तो आप इसको बता सकते हो कि भाई सॉलिड्स हमेशा क्रिस्टलाइन नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि सॉलिड्स दो तरह के होती हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एज वेल एज अमॉर्फस सॉलिड्स। तो भाई यहाँ पर तो अमॉर्फस की बात ही नहीं की है, तो इसका मतलब बाकियों को भी डिस्कस कर लेंगे, बट हमें एक पार्ट तो मिल गया जो हमें बता रहा है कि भाई ये सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि सॉलिड्स क्रिस्टलाइन भी हैं और सॉलिड्स अमॉर्फस भी हैं। दूसरा पार्ट कह रहा है कि सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी एंड लो कंप्रेसिबिलिटी। ये एग्जैक्टली क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स में वो क्लोजली पैक्ड होती हैं। क्लोजली पैक्ड होने के कारण इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस जो होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, जिसकी वजह से डेंसिटी उनकी बढ़ जाती है और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर उनका लो हो जाता है। बात करें हम सी पार्ट की, तो वो कह रहा है जो डिफ्यूजन होती है सॉलिड्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा स्लो होती है। एग्जैक्टली डिफ्यूजन डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी के ऊपर, और यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स पास पास हैं। जब पार्टिकल्स पास पास हैं तो उनके बीच में मोशन के लिए तो जगह ही नहीं है। तो जब वो मूव ही नहीं कर पा रहा है, जब वहाँ पे मूवमेंट है ही नहीं पार्टिकल्स की, तो वो डिफ्यूजन कैसे दिखाएंगे। तो डी पार्ट कह रहा है सॉलिड्स हैव डेफिनेट वॉल्यूम। यस, डेफिनेट वॉल्यूम। तो हम छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई सॉलिड्स क्या है, उनका एक डेफिनेट शेप होती है, उनकी एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 2। वो कह रहा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कह लो या फिर आपको वो पूछ सकता है इससे कि विच इज क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनमें कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है या फिर सीधे क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है इसमें। अब यहाँ पे ऑप्शंस में हमारे पास है भाई ग्लास, रबर, हमारा प्लास्टिक या फिर शुगर। इन चारों में से कौन सा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो अब ये मत बोलना कि मैंने टिक मार दिया तो सारे के सारे आंसर सही है। यहाँ पे मैं सिर्फ इनको रीड कर रही थी यहाँ पे। तो बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है इनमें। ग्लास क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। क्यों ग्लास क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है अभी देखते हैं हम। रबर भी क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, प्लास्टिक भी क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। अब ये तीनों जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जाम्पल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो तीनों एग्जाम्पल्स हमारे सामने है ना, ये किसकी है भाई? ये है अमॉर्फस सॉलिड्स की। अब अमॉर्फस सॉलिड्स की क्यों है ये एग्जाम्पल्स, क्यों इसको क्रिस्टलाइन में काउंट नहीं करते हैं? क्योंकि ये जो तीनों एग्जाम्पल्स है भाई ये फॉलो करती हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर को। तो ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर को दिखाती है, जिसकी वजह से ये तो एमॉर्फस है। अब शुगर की बात करें तो एग्जैक्टली शुगर जो है वो क्या दिखाता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर दिखाता है। अगर आप लोगों को शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज को और अच्छे से पढ़ना है या फिर आपको क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस को अच्छे से उनके बीच के डिफरेंसेस को क्लियर करना है, तो आप मेरे चैनल पे मेरे यूनिट 1 की प्लेलिस्ट में जाएं, यूनिट 1 को खोलें सॉलिड स्टेट को, वहां पे मैंने यूनिट 1 को पढ़ाया हुआ है। आप वहां पे
अच्छे से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे कि क्रिस्टलाइन और एमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं। तो भाई हमारा आंसर डी पार्ट, क्वेश्चन 2 का डी पार्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। शुगर जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है क्योंकि ये फॉलो करता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर को। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन है भाई विच इज अमोर्फस सॉलिड। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि आंसर तो आपकी आंखों के सामने और मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। क्यों करेक्ट ऑप्शन है? क्योंकि एग्जैक्टली सेकंड क्वेश्चन रीड कर लीजिए ध्यान से। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं थे तो एग्जैक्टली वही क्या होंगे आपके एमोर्फस सॉलिड्स। मींस रबर आपका एमोर्फस सॉलिड है, प्लास्टिक आपका एमोर्फस सॉलिड है, ग्लास भी आपका एमोर्फस सॉलिड है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये फॉलो करता है भाई लॉन्ग शॉर्ट रेंज ऑर्डर को। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? आयोडीन क्रिस्टल इज क्लासिफाइड एज। आयोडीन क्रिस्टल को क्लासिफाई किया जाता है। तो भाई हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनकी फर्दर टाइप्स आ गई। सॉलिड्स को डिवाइड किया जाता है भाई 2 टाइप्स में, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। और क्रिस्टलाइन को फर्दर डिवाइड किया जाता है 4 बेसिक टाइप्स में, मेटालिक, आयनिक, मॉलिक्यूलर एंड कोवलेंट। ये तो क्रिस्टलाइन के टाइप्स आ गए। बट क्वेश्चन हमें पूछा गया है कि भाई आयोडीन क्रिस्टल जो है वो इनमें से कौन सा है, किसकी टाइप है, किसकी एग्जाम्पल है। तो आयोडीन क्रिस्टल जो है वो किसकी एग्जाम्पल है भाई? वो है आपकी मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। तो डिस्क्रिप्टिव अगर नॉलेज आपको लेनी है सबके बारे में, पूरे सॉलिड स्टेट के बारे में, तो आपको क्या करना है, पहले पूरे यूनिट को अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव आपके लिए और आसान हो जाएंगे। अब यहाँ पे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की ये जो आयोडीन क्रिस्टल है आपका, ये कैसा है? आपका एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है। बात करते हैं क्वेश्चन 5 की। तो क्वेश्चन 5 क्या है भाई? क्वेश्चन 5 है जी आपका द अपीयरेंस ऑफ कलर इन सॉलिड अल्कली मेटल हैलाइड्स इज जनरली ड्यू टू। तो क्वेश्चन आगे भी कलर के ऊपर बेस्ड है। अब कलर किसमें? सॉलिड अल्कली मेटल हैलाइड के पास। अब जो अल्कली मेटल हैलाइड है हमारा, बोलता है उसके पास कलरेशन है, और वो किसकी वजह से है? अगर ये सॉलिड अल्कली मेटल जो है अगर ये कलर शो करता है तो वो कलर किसकी वजह से शो करेगा? उसके पास ऐसा क्या होगा कि वो कलर डिपिक्ट करना स्टार्ट कर देगा? तो वो किसकी वजह से कलर शो करेगा? तो पहला जो पार्ट है वो है फ्रैंकल डिफेक्ट के कारण। तो भाई फ्रैंकल डिफेक्ट के कारण वो कलर शो करेगा। फ्रैंकल तो डिफेक्ट है, डिफेक्ट आता है वहां पर। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या होता है, डिसलोकेशन हो जाती है भाई, आयन अपनी जगह को छोड़ के मूव कर जाता है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट तो कलरेशन को शो नहीं कर सकता। अब कलरेशन को कौन शो कर रहा है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट नहीं। एग्जैक्टली इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स कैसे होते हैं भाई? जब आपका एटम आयन जो है वो क्या करेगा, खाली जगह को ऑक्यूपाई कर लेगा विद इन द क्रिस्टल लैटिस, तो वैसा भी नहीं है। फिर उसके बाद एफ सेंटर्स, यस एग्जैक्टली एफ सेंटर्स, हाँ जी, एफ सेंटर्स में क्या होता है? एफ सेंटर की वजह से जो आपके सॉलिड अल्कली मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, कलर को शो करते हैं। ये एफ सेंटर्स कलर्स को क्यों शो करते हैं? क्योंकि ये हमारे पास क्या है, अगर हम बात करें इसकी, तो हमारे पास जो डिफेक्ट्स हैं, डिफेक्ट्स में हमारे पास एक डिफेक्ट आता है, अगर आपको याद हो तो वो है हमारा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, जिसमें क्या होता है भाई, हमारे पास लैटिस साइट से आयन उठता है और उसकी जगह पर एक इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाता है। अब बात आती है कौन सा आयन उठेगा कि इलेक्ट्रॉन आएगा, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो वहां से ऑब्वियसली कौन गया होगा, वहां पर गया होगा आपका एनाइन जब अपनी जगह को छोड़ के जाएगा और उस जगह को जब इलेक्ट्रॉन आके ऑक्यूपाई करेगा तो वो बन जाएंगे आपके एफ सेंटर्स। और एफ सेंटर्स आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर शोइंग कलरेशन। तो अब लास्ट पार्ट जो है वो, लास्ट जो ऑप्शन है इसका, वो कहता है कि भाई शॉर्ट की डिफेक्ट। तो एग्जैक्टली शॉर्ट की डिफेक्ट जो है वो कलरेशन शो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो एक डिफेक्ट है जिसमें क्या होता है कि भाई दोनों एनाइन और
केटाइन एट द सेम टाइम अपनी जगह को छोड़ के चला जाता है। तो मीन्स फ्रैंकल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट, दीज 3 डिफेक्ट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर शोइंग कलरेशन। तो बचा हमारे पास एफ सेंटर, और एफ सेंटर को हमने देख लिया। एफ सेंटर क्या होते हैं भाई, जब हमारा एनायन जाएगा और इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसकी वजह से वो क्या करेगा, कलर को शो करेगा। बात करते हैं भाई 6th क्वेश्चन की हम। तो 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है 6th क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है रिगार्डिंग। अब देखना उसने बात किसकी जोड़ दी भाई, डिफेक्ट्स की। उसने ये नहीं पूछा है कि इनमें से कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड की। बात यहाँ पे हो रही है कि भाई डिफेक्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड की कौन सी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट होगी। तो देखते हैं हम 1 बाय 1 की कौन सी सही हो सकती है। पहले की बात करते हैं हम लोग ए पार्ट की। तो ए पार्ट कह रहा है शॉर्टकी डिफेक्ट्स हैव नो इफेक्ट ऑन द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो आप लोग भी जब क्वेश्चन आपके सामने है तो एग्जैक्टली बच्चा जो इसने पढ़ा हुआ है चैप्टर, तो वो क्या करता है, रिकॉल करता है कि हमने शॉर्टकी में क्या पढ़ा था। तो शॉर्टकी में उसको याद आ गया कि भाई शॉर्टकी में एट द सेम टाइम एनाइन और केटाइन दोनों जा रहे थे। तो जब दोनों घर को छोड़ के चले गए तो डेंसिटी क्या हुई, डेंसिटी डिक्रीज हुई। तो यहाँ तो बात हो रही है कि भाई नो इफेक्ट की। तो इट मीन्स ये वाला ऑप्शन जो है ये तो नहीं है यहाँ पे। अब ये तो हो गया भाई, हम इसे नहीं मानेंगे। बी पार्ट को देखते हैं। फ्रैंकल डिफेक्ट डिक्रीज द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। फ्रैंकल डिफेक्ट डिक्रीज करता है डेंसिटी को, भाई कैसे हो सकता है। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि दोनों में से कोई भी जाएगा अपनी जगह को छोड़ के, बट वो घर के अंदर बची हुई खाली जगह को, घर के अंदर की इंटरस्टिशियल साइट को, वेकेंट साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा। वो लैटिस को छोड़ के नहीं जाएगा। जब भाई वहां से वो बाहर जा ही नहीं रहा है, उसी खाली जगह को यूज कर रहा है, तो डेंसिटी पे असर नहीं पड़ेगा। बट यहाँ बात हो रही है डेंसिटी डिक्रीज होने की, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। अब बात करते हैं हम ऑप्शन सी की। फ्रैंकल डिफेक्ट एक डिसलोकेशन डिफेक्ट है। यस एग्जैक्टली हम बोल सकते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट डिसलोकेशन है, डिसलोकेट कर रहा है अपनी पोजीशन को, क्योंकि जब आयन अपनी जगह को छोड़ के जा रहा था तो वो किसी और जगह पे जाके बैठ रहा था। तो उसने क्या किया, वहां पे अपनी पोजीशन को डिसलोकेट किया। इट मींस वी गॉट आवर आंसर, और हमारे 6th क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया, और वो क्या है, पार्ट सी, दैट फ्रैंकल डिफेक्ट इज अ डिसलोकेशन डिफेक्ट। डी पार्ट को भी भाई रीड कर लेते हैं हम लोग। डी पार्ट क्या कह रहा है, फ्रैंकल डिफेक्ट इज फाउंड इन हैलाइड्स ऑफ एल्कलाइन मेटल्स। तो भाई आपने एग्जांपल्स अच्छे से पढ़ी है फ्रैंकल डिफेक्ट की कि भाई हैलाइड्स ऑफ एल्कलाइन मेटल्स में ही फ्रैंकल डिफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये बात गलत है यहाँ पे। तो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है भाई द सॉलिड NaCl इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब हीट तो है नहीं, आप बोलोगे मैंने कैसे जोड़ दे। तो यूजुअली हम पढ़ते आए हैं इस चीज़ को, अगर आप इसके बारे में जानो तो फ्रॉम क्लास 8th और 9th ये बात चलती आ रही है कि NaCl जब सॉलिड स्टेट में होता है तो वो भाई बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। अब यहाँ पे NaCl बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब 2 तरह के बच्चे होंगे। एक वो बच्चा होगा जिसने सिर्फ इतना सा याद रखा होगा कि NaCl क्या करता है, कंडक्ट करता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी को। दूसरा बच्चा वो होगा जिसने याद रखा होगा कि हमें हमारे टीचर ने पढ़ाया था कि NaCl को ही नहीं देखना, NaCl के साथ जुड़ने वाले वर्ड को देखना कि वो क्या है। तो यहाँ पे वर्ड है सॉलिड। सॉलिड NaCl बैड कंडक्टर का काम करता है। वहीं अगर यहाँ पे होता मोल्टन फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में NaCl तो टर्म ही चेंज होता आती, तो वो बन जाता आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब मैंने इतना भी बता दिया, आंसर निकालना और आसान हो जाएगा। बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए कह रहा है इन सॉलिड NaCl देयर आर नो आयंस। सॉलिड NaCl में आयंस नहीं होते। भाई आयंस तो उसमें रहेंगे ही, Na+ का भी रहेगा, Cl- का वो तो रहेगा ही रहेगा उसके पास। अब इसका मतलब ये नहीं है। बी पार्ट बोल रहा है भाई सॉलिड NaCl इज कोवलेंट। सॉलिड NaCl जो है वो क्या है, कोवलेंट नेचर का है। तो आप लोगों को पता है जब उसमें आयंस प्रेजेंट है तो वो आयनिक होगा, वो कोवलेंट नहीं होगा। ये भी गलत हुआ। सी पार्ट की बात करें तो सी पार्ट कह रहा है इन सॉलिड NaCl देयर इज नो वेलोसिटी ऑफ आयंस।
तो अब यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन कर रही हूँ कि बोलता है सॉलिड NaCl के पास वेलोसिटी नहीं है आयंस में, तो आयंस की वेलोसिटी, अब आपको वेलोसिटी टर्म का तो पता ही है, तो भाई एग्जैक्टली अब वहाँ पे मूवमेंट ऑफ द आयंस जो है वो नहीं है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस तो वहाँ है, लेकिन उनमें वहाँ पर क्या है, मोबिलिटी नहीं है, उनमें वहाँ मूवमेंट नहीं है। इसी वजह से जब सॉलिड NaCl के पास वहाँ पर घूमने के लिए जगह नहीं है, इसी वजह से NaCl आपका क्या बन जाता है, बैड कंडक्टर बन जाता है। अगर यहीं पे बात रखी होती उसने कि सॉलिड NaCl के पास वेलोसिटी होती है उसके आयंस के पास, मतलब वो घूम सकते हैं, वो मूव कर सकते हैं, तो यही टर्म चेंज हो जाके बन जानी थी कि ड्यू टू दिस रीजन भाई आपका यहाँ पे अगर मोबिलिटी क्या होता हमारे पास, तो हम बोल सकते थे कि भाई वहाँ पर क्या है, वो आपका NaCl गुड कंडक्टर है। लेकिन यहाँ पे सॉलिड NaCl के पास तो वेलोसिटी नहीं है ना, तो जब वेलोसिटी नहीं है तो वो मूव नहीं कर पाएगा। और मूवमेंट कब आएगी, मूवमेंट तब आएगी जब क्या होगा, सॉलिड यहाँ से हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा भाई आपका एक्वस फॉर्म या आपका मोल्टन फॉर्म, तभी मोबिलिटी उसको मिलेगी। तो भाई सी पार्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब डी पार्ट भी देख लेते हैं भाई वो क्या कह रहा है। इन सॉलिड NaCl देयर आर नो इलेक्ट्रॉन, सॉलिड NaCl के पास क्या है भाई, सॉलिड NaCl के पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। तो ये बात तो क्या कहेंगे हम कि क्या ये बता रही है आप लोगों को कि सॉलिड NaCl इसकी वजह से जो है वो बैड कंडक्टर होगा हमारे पास, तो ये भी पॉइंट यहाँ पे क्या है, गलत है। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखें तो क्वेश्चन नंबर 8 है जी, फ्रैंकल डिफेक्ट इज नॉट फाउंड इन द हैलाइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स बिकॉज अल्कली मेटल्स हैव। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो फ्रैंकल डिफेक्ट है वो अल्कली मेटल्स के जो हैलाइड्स होते हैं, अल्कली मेटल्स मतलब ग्रुप 1 के जो पीरियोडिक टेबल का जो ग्रुप 1 है आप लोगों का, ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल आपके अल्कली मेटल्स के नाम से जाना जाता है। और जब वही अल्कली मेटल्स क्या करते हैं, हैलोजेंस के साथ जुड़ते हैं, तो वो बना लेते हैं हैलाइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। तो बोलते हैं जो हैलाइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स होती हैं वो फ्रैंकल डिफेक्ट को शो नहीं करते हैं। वो शो क्यों नहीं करते हैं, किसकी वजह से नहीं करते हैं, जल्दी से आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या है। इसका भी आंसर आप लोगों को आता है, जल्दी से इसको कर लेंगे हम कवर। तो पहला पार्ट है जी हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी। तो बोलता है कि भाई जो आपके हैलाइड्स होते हैं अल्कली मेटल्स के, उनके पास क्या रहता है, उनके पास आपकी हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी रहती है। तो हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का मतलब क्या होता है कि मतलब वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं, जल्दी से अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। अब ये तो इसका आंसर सरासर नहीं हो सकता है फ्रैंकल डिफेक्ट के लिए कि अल्कली मेटल्स क्यों शो नहीं करते हैं। दूसरा भाई उसके पास क्या होता है, हाई आयनिक रेडियाई होता है। तो जब मैंने इसको देखा तो ऑटोमेटिकली एक बात दिमाग में आ गई कि यस एग्जैक्टली कि जो उनका आयोनिक रेडियाई होता है, आयनिक रेडियाई क्या है भाई, यहाँ से आपका अल्कली मेटल का आयन लेट इट बी Na पॉजिटिव, यहाँ से आपका हेलाइड मतलब हैलोजन लेट इट बी आपका Cl नेगेटिव, जिसने बना दिया NaCl। तो बोलता है इनके बीच का जो आयनिक रेडियाई है, आयन के बीच का, आपने आयनिक रेडियाई की डेफिनेशन तो अच्छे से पढ़ी हुई है कि भाई जो डिस्टेंस होता है आयन्स के बीच में, जो सेपरेशन होती है, तो बोलता है वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसके कारण ये जो डिफेक्ट है आपका फ्रैंकल डिफेक्ट जो है ये यहाँ पे नहीं पाया जाता है। तो हाई आयनिक रेडियाई होने के कारण ये जो फ्रैंकल डिफेक्ट है ये हैलाइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स में नहीं पाया जाता है। तो सी पार्ट है भाई हाई रिएक्टिविटी के कारण, हाँ हाई रिएक्टिविटी के कारण वहाँ पे नहीं शो कर रहा है, तो नहीं, हमें हमारा आंसर मिल गया है। और हमारा आंसर क्या है कि हाई आयनिक रेडियाई की वजह से जो आपका फ्रैंकल डिफेक्ट है वो नहीं पाया जाता है कहाँ पे, हैलाइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स के अंदर। और डी पार्ट है भाई आपका एबिलिटी टू ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स। अगेन ये तो हम नहीं बोलेंगे कि हाँ, तो ये उसका वैलिड जो रीजन नहीं होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा अ सेमीकंडक्टर ऑफ जर्मेनियम। यहाँ पे Ge जो है वो जर्मेनियम है आपका। तो सेमीकंडक्टर ऑफ जर्मेनियम जो है वो कैन बी मेड p टाइप बाय एडिंग, उसको हम p टाइप का बना सकते हैं।
देखो यहाँ पे बोल रहा है कि भाई हम पी टाइप का हमें बनाना है, तो इट मीन्स यहाँ पे जो जर्मेनियम सेमीकंडक्टर है वो एक प्योर सेमीकंडक्टर है। जर्मेनियम प्योर सेमीकंडक्टर है और हमें उसे बनाना है पी टाइप का। अब अगर तो आप लोगों को पता है कि हमारे पास क्या होते हैं, दो तरह के सेमीकंडक्टर्स है, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स है। अब हमें उसे पी टाइप का बनाना है। अब वो पी टाइप का कब हो सकता है? अब हमारे पास ऑप्शंस में है भाई, या तो हम उसमें ऐड कर दे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, बी पार्ट कहता है यहाँ टेट्रावेलेंट कर दे, सी पार्ट कहता है पेंटावेलेंट कर दे, और डी पार्ट कहता है हम उसमें डाइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। तो अब इसको अगर हम डिटेल में थोड़ा सा देखें जाके, तो हमारे पास है भाई प्योर सेमीकंडक्टर ऑफ जर्मेनियम। तो ये आ गया आपका प्योर सेमीकंडक्टर ऑफ जर्मेनियम। अब ये प्योर जो सेमीकंडक्टर है जर्मेनियम का, इसे हमें डोप करवा के इसे हमें इम्प्योर करना है, हमें इसमें इम्प्योरिटी ऐड करनी है और इसे पी टाइप में कन्वर्ट करना है। तो जर्मेनियम जो है डोपिंग कंसेप्ट जो है आपने अगर पढ़ा होगा, तो भाई ये हमारे पास है 14th ग्रुप के लिए। अब जर्मेनियम ठहरा 14th ग्रुप का बंदा। 14th ग्रुप पीरियोडिक टेबल का 14th जो ग्रुप है कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP2। आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, तो भाई दिख रहे हैं हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमें यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि अगर हमें अपने सेमीकंडक्टर को पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना है तो वी मस्ट ऐड ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। अभी सुनना, अभी ऑप्शन को टिक मत कर लेना कि भाई मैं क्यों कह रही हूँ कि हमें पी बनाने के लिए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी डालनी पड़ेगी। अब ट्राइवेलेंट है क्या? ट्राइवेलेंट का मतलब है 3 की वैलेंसी होना। अब आउटर मोस्ट शेल में जिसके 3 इलेक्ट्रॉन होंगे उसी को डालने पर ही हमारा ये प्योर जर्मेनियम का सेमीकंडक्टर जो है वो जो प्योर सेमीकंडक्टर है जर्मेनियम का वो पी टाइप का बन जाएगा। अब ट्राइवेलेंट बंदा कहाँ बैठा है? ट्राइवेलेंट बैठा है जी आपके ग्रुप नंबर 13 में। ग्रुप नंबर 13 में जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है जी NH2 NP1। आउटर मोस्ट शेल में ठहरे 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने यहाँ से जर्मेनियम को हटा दिया और यहाँ पे बिठा दिया 13th ग्रुप का बंदा। अब 13th ग्रुप के बंदे को बिठाने पे हमने देखा कि उसके पास तो ऑटोमोशल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ का जर्मेनियम जो है वो उससे बॉन्ड बनाना चाहता है, बट कैसे बनाए? यहाँ तो क्या है, खाली जगह है। तो भाई जब क्या होता है प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, प्योर लैटिस के अंदर, प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर यहाँ पे जब क्या क्रिएट हो गए? होल क्रिएट हो गए, वैकेंसी क्रिएट होगी। तो जब भी होल या वैकेंसी क्रिएट हो जाती है किसी प्योर सेमीकंडक्टर के अंदर, तो वो बन जाता है जी आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो क्या ये टेट्रावेलेंट से होना था? नहीं। टेट्रावेलेंट अगर बंदा डालते तो उसने तो पूरी की पूरी बॉन्ड उसकी मेंटेन रखनी थी, कोई वहां पे वैकेंसी या कोई होल क्रिएट नहीं हुआ। पेंटावेलेंट में क्या होना था भाई? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वहां पर आके बैठ जाना था। और डाइवेलेंट होने के कारण हमारा ये पूरा का पूरा जो हमारा सेमीकंडक्टर है जर्मेनियम प्योर वो डिस्टॉर्ट हो जाता। तो ये है हमारा क्वेश्चन 9। बात करते हैं क्वेश्चन 10 की। क्वेश्चन 10 है हमारे पास कि द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ BCC स्ट्रक्चर। BCC स्ट्रक्चर, अब BCC स्ट्रक्चर कौन सा होता है? तो आपको याद होगा BCC का मतलब होता है बॉडी क्रिस्टल क्यूबिक स्ट्रक्चर। अब बॉडी क्रिस्टल क्यूबिक स्ट्रक्चर जो है उसके पास नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। अब यूनिट सेल तो आपको पता ही है, होल क्रिस्टल लैटिस का एक छोटा सा हिस्सा, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज यूनिट सेल। अब बोलता है कि भाई अगर BCC यूनिट सेल है तो बताइए उस यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स जो हैं कितने होंगे। तो हमें इसके निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को पता है। अब पता कैसे है? आप डायग्राम देख लेते हैं। भाई ये है हमारा यूनिट सेल। हमारा यूनिट सेल ये तो आ गया भाई सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। पार्टिकल्स कहाँ बैठे हैं? कॉर्नर्स पे बैठे हैं। 8 कॉर्नर इन्होंने कवर करके रखे हैं। बात तो BCC की पूछी गई है, तो BCC में क्या होता है? इन एडिशन टू दीज पार्टिकल्स एक एक्स्ट्रा पार्टिकल कहाँ बैठा होता है? विद इन द सेंटर ऑफ द बॉडी। बॉडी के सेंटर में बैठा होता है।
अब बॉडी के सेंटर में जो बैठा हुआ पार्टिकल है भाई वो किसी के साथ शेयरिंग में नहीं है, लेकिन जो ये 8 जो पार्टिकल्स यहाँ बैठे हुए हैं, पार्टिकल्स आप जानते हो एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तो पार्टिकल जो बैठे हुए हैं 8 कॉर्नर्स पे वो जो है वो शेयरिंग में है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यूनिट सेल तो एक छोटा सा हिस्सा है, ये शेयरिंग किसके साथ कर रहे हैं, ये होल क्रिस्टल लैटिस के साथ जुड़े हैं। तो ये जो 8 की 8 जो आपके कॉर्नर के पार्टिकल्स है ये शेयरिंग में आ रहे हैं, और जो आपका एक पार्टिकल है वो 8 के साथ जुड़ता है, और टोटल पार्टिकल्स कितने हैं भाई 8 है। तो जिसके पास आपका नंबर ऑफ पार्टिकल कितना आया, 1 आया। बॉडी में 1 था और यहां से एक कॉर्नर से जो शेयरिंग करके आया, तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे कितने निकल के आए भाई, 2 निकल के आए। तो जिसकी वजह से हमें पता चला कि बीसीसी में जो एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल में वो कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, परसेंटेज ऑफ फ्री स्पेस इन बीसीसी यूनिट सेल। बीसीसी यूनिट सेल में कितनी फ्री स्पेस जो है पाई जाती है, कितने प्रतिशत जो है खाली जगह पाई जाती है, कौन से यूनिट सेल में, बीसीसी। तो बीसीसी बना हुआ है यहाँ, बीसीसी यूनिट सेल में कितनी खाली जगह। अब यहाँ तो देखोगे बोलोगे खाली जगह खाली जगह, लेकिन आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा पैकिंग एफिशिएंसी का। पैकिंग एफिशिएंसी से हम कैलकुलेट करते थे कि भाई पार्टिकल्स जो हैं जब वो क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं अपनी स्पेसिस को विद इन द यूनिट सेल, तो वो कितनी जगह को कवर करते हैं और कितनी जगह खाली रहती है। तो पैकिंग एफिशिएंसी हमने निकाली हुई है और वहीं से हमें पता चलता है कि बीसीसी में कितनी खाली जगह होगी। तो बीसीसी में कितनी खाली जगह होती है भाई, वो होती है यहाँ पे 32%। अब 32% क्यों होती है, मैंने 34 को टिक नहीं किया, 28 को टिक नहीं किया, 30 को टिक नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि जिन बच्चों ने पैकिंग एफिशिएंसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से और डिटेल में पढ़ा हुआ है वो क्विकली इस बात को जानते हैं कि भाई यहाँ पे 32% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी क्यों रही। क्योंकि बीसीसी जो है, बीसीसी यूनिट सेल के अंदर जो पैकिंग एफिशिएंसी निकल के आती है वो आती है 68%। अब 68% तो खाली जगह कितनी रही, तो खाली जगह कैसे निकालते हैं भाई, 100% में से 68% को माइनस किया, मीन्स 100% में से 68% को माइनस करिए तो आंसर कितना रहेगा 32%। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि भाई जो खाली जगह बीसीसी में रही वो कितनी रही, 32%। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच काइंड ऑफ डिफेक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग। डोपिंग से कौन से डिफेक्ट जो हैं वो बनाए जा सकते हैं, उससे कौन से डिफेक्ट्स लाए जा सकते हैं। तो डोपिंग क्या है, हमें एक फॉरेन सब्सटेंस को, डोपिंग क्या है, एक फॉरेन सब्सटेंस को हमें ऐड करना है। भाई बाहरी किसी चीज को हमें क्या करना है, किसी प्योर चीज में डालना है ताकि वो उसकी प्योरिटी को क्या कर सके, खत्म कर सके। अब किसी प्योर चीज को खराब करना है और उसे इम्प्योर करना है, उसके पीछे भी बेनिफिट्स रहते हैं। हो सकता है हमें क्या करना है, उस क्रिस्टल की कंडक्टिंग पावर को इंक्रीज करना हो। तो अब हमें सिर्फ इतना पता लगाना है कि भाई डोपिंग, फॉरेन सब्सटेंस ऐड करने पर किस तरह के डिफेक्ट्स हमें मिलते हैं। तो डिसलोकेशन डिफेक्ट हमें डोपिंग से नहीं मिलेगा, शॉर्ट की डिफेक्ट हमें डोपिंग से नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ इन सब में डिसलोकेशन में भाई आयन डिसलोकेट कर रहा था, पार्टिकल डिसलोकेट कर रहा था, लेकिन वहां पर कोई फॉरेन चीज नहीं आई थी। शॉर्ट की में ऐसा नहीं हो रहा था, शॉर्ट की में जा रहे थे, एनाइन और केटाइन दोनों जा रहे थे। फ्रैंकल में भी ऐसा ही हो रहा था, जा रहा था और इंटरस्टिशियल साइड को ही कवर कर रहा था, विद इन द क्रिस्टल लैटिस ही रह रहा था। तो हमारे पास इकलौता ऑप्शन बच गया भाई, कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो भाई इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट की वजह से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट जो है वो कब बनते हैं, जब क्या करें हम, फॉरेन सब्सटेंस को ऐड करते हैं। मींस डोपिंग से हमें इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट्स जो हैं वो मिलते हैं। तो भाई जो आपका 12th क्वेश्चन है उसका आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है जी, नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं, इन विच पेयर मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग इज प्रेजेंट। अगेन क्वेश्चन इज फ्रॉम पैकिंग एफिशिएंसी।
पैकिंग एफिशिएंसी से क्वेश्चन आ गया और जिन बच्चों को पैकिंग एफिशिएंसी क्लियर होगा वो तो जल्दी से इसको टिक कर देंगे बिना अपने टाइम को वेस्ट किए हुए। अब कैसे कर सकते हो भाई, आप लोगों को पैकिंग एफिशिएंसी पढ़ने के बाद सिंपलेस्ट वे में कुछ पॉइंट्स को याद रखना है। और वो पॉइंट्स क्या हैं? वो पॉइंट्स हैं, आपके पास जो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल आपका स्ट्रक्चर होगा उसमें जो आपके पास पैकिंग एफिशिएंसी रहती है वो कितनी रहती है? 52%। कितनी रहती है जी? 52%। जो आपके जो बीसीसी, अभी हमने पीछे जो क्वेश्चन डिस्कस किया आई थिंक 9th 10th, उसमें बीसीसी की बात थी, तो बीसीसी में कितनी परसेंट जगह कवर करते हैं आपके पार्टिकल्स? 68%। और जो आपके फेस सेंटर्ड होते हैं, फेस सेंटर्ड कह लीजिए इनको, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग आती है, इसमें क्यूबिक क्लोज पैकिंग आती है। बच्चे यहाँ पे अक्सर परेशान हो जाते हैं, तो याद रखना एफसीसी, एचसीपी और सीसीपी, फेस सेंटर्ड, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग, इनमें जो आपकी पैकिंग एफिशिएंसी रहती है वो रहती है जी 74%। अब मैंने आपके सामने ये तीनों चीज़ें रख दी हैं, अब आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना, तो आप किसको टिक करोगे? क्या एचसीपी और बीसीसी में होता है? नहीं, एचसीपी तो 74 है और बीसीसी कितना है भैया आपका? 68 है। एचसीपी और सीसीपी को टिक करना पसंद करोगे? एचसीपी और सीसीपी, हाँ भाई दोनों की 74। अच्छा, बीसीसी और सीसीपी को नहीं करेंगे हम लोग। अब बीसीसी और सिंपल को तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है आपका? बी पार्ट। क्यों? क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी जो है वो है 74%। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भाई बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। अब बात आ गई भाई नए कंसेप्ट की, एक और टर्म नहीं आ गई, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कह रहा है भाई? कोऑर्डिनेशन नंबर कह रहा है जी मेरे को, यहाँ पे ये जो मैं सर्कल बना रही हूँ कह रहा है मेरे को कितने लोग टच कर रहे हैं, उसी को कहा जाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। भाई किसी पार्टिकल को कितने उसके नेबरिंग पार्टिकल्स कह लो, नेबरिंग एलिमेंट्स कह लो, एटम्स कह लो, आयंस कह लो, उसको एग्जैक्टली टच कर रहे हैं तो वो बन जाता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अब वो बोल रहा है कि बताइए बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना रहता है। तो जिनको तो कोऑर्डिनेशन नंबर का पता होगा वो तो करेंगे जल्दी से अपने ऑप्शन को टिक। अब जिनको पता नहीं है, अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि हर बच्चे को पता रहे इसका आंसर, और यहाँ हर बच्चे की मेमोरी थोड़ी सी स्ट्रांग हो, तो मेमोरी स्ट्रांग करने के लिए भी बहुत अच्छा ट्रिक है मेरे पास। क्या करना है? जैसे पीछे हमने पैकिंग एफिशिएंसी याद रखी वैसे ही हम कोऑर्डिनेशन नंबर को हमेशा याद रखेंगे अपने दिमाग में। SCC, अब SCC क्या है भाई आपके पास? अब SCC कहता है हमारे पास SCC। अब यहाँ पे SCC हमारा क्या है? सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल का बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। BCC बॉडी क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8। जो आपके फेस सेंटर्ड हैं या आपकी हेक्सागोनल पैकिंग है उनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है वो रहता है 12। तो आपको क्वेश्चन में पूछा क्या? आपको क्वेश्चन में पूछा गया है BCC, तो BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर ठहरा 8। तो इसीलिए क्वेश्चन 14 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। अब क्वेश्चन नंबर 15 अगेन जो है वो किस पे है? कोऑर्डिनेशन नंबर पे है। अब क्वेश्चन क्या है? इसमें दो टर्म्स आ गए, रेडियस रेशियो और आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर। बोलते हैं अगर रेडियस रेशियो की रेंज जो है वो इतने से इतने है, कितने से कितने? 0.414 से 0.732, तो बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? तो अब बात करते हैं इन रेंजेस की, रेडियस रेशियो रेंजेस की। तो रेडियस रेशियो रेंजेस की अगर बात करें तो शुरुआती रेंज आती है 0.155 से 0.225, फिर रेंज आती है हमारी 0.225 से 0.414, नेक्स्ट आती है 0.414 से 0.732,
और लास्ट रेंज जो आपकी है वो है 0.732 से 1। अब अगर ये रेंज आपके पास है तो कौन कौन से वॉइड्स आपके पास होंगे, और जब वॉइड क्लियर होंगे तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर भी आ जाएगा। तो कौन कौन सा वॉइड होगा जी? अगर आपकी रेंज जो है रेडियस रेशो की रेंज अगर फॉल कर रही है 0.155 से 0.225 तो आपका ट्राइंगुलर वॉइड होगा, ट्राइंगुलर। आप पूरा तो नहीं लिख पाऊंगी, क्लियर, सुन लेना ध्यान से तो नोट कर लेना। ट्राइंगुलर होगा। 0.225 से 0.414 अगर होगा तो भैया आपका कौन सा वॉइड है? टेट्राहेड्रल है। अगर रेंज मूव कर जाती है 0.414 से 0.732 तो आपका वॉइड बन जाएगा ऑक्टा, ऑक्टाहेड्रल। और अगर बात करें हम रेडियस रेशो रेंज की कि वो फॉल करिए 0.732 से 1 तो भाई वो कौन सा वॉइड होगा? आपका क्यूबिक। और इन्हीं को देख के आपके कोऑर्डिनेशन नंबर जड़ से निकल के आ जाएंगे। ट्रायंगुलर के लिए 3, टेट्रा 4, ऑक्टा 6, क्यूबिक 8। तो क्वेश्चन में क्या था? रेंज कौन सी? 0.414 से 0.732 मीन्स ऑक्टाहेड्रल वॉइड और कोऑर्डिनेशन नंबर मस्ट बी 6. इट मीन्स सी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैंने सिर्फ कुछ लिमिटेड ही क्वेश्चंस ऐड किए हैं। तो मैंने आपको बोला है कि डे बाय डे हम क्या करेंगे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाएंगे हर यूनिट के। पहले सॉलिड स्टेट को कंप्लीट करेंगे, नंबर के साथ साथ हम इनका जो लेवल है वो भी क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो शेयर करें इस वीडियो को ताकि बहुत सारे बच्चे जो हैं इसका फ़ायदा ले